हेलो एवरीवन, वेलकम टू Amazon Academy। माय नेम इज निर्भय, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT गुवाहाटी। और बच्चों, आज हमारे साथ प्रेजेंट है हिमांशु सर, आशीष सर, नितेश सर। दीज आर द सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स इन आवर जेई वर्टिकल। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे, इट्स अ वेरी स्पेशल वर्कशॉप बेसिकली फॉर ऑल द जेई एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी इस साल 2021 में जेई मेन और जेई एडवांस का एग्जाम लिखा है। तो आई बिलीव आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि अब आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। अभी रिजल्ट आया है जेई मेंस का, आने वाले टाइम में अभी जेई एडवांस का एग्जाम लिखेंगे तो जेई एडवांस का रिजल्ट भी आएगा। सो व्हाट टू डू इन द अपकमिंग डेज, अब इसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। सो अबाउट दैट पार्ट बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ। सो सर, नितेश सर, आई लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू। वेलकम टू द सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड थैंक यू। हाँ सर, आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू, देखिए कि क्या होता है ना कि अभी जैसे जेई मेंस पूरा फाइनल रिजल्ट आ चुका है, स्कोर आ चुका है, और कुछ बच्चे बहुत ही खुश है, लेकिन देयर इज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज नॉट हैप्पी। और बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि रिजल्ट आ चुका है, थोड़ा सा डिमोटिवेटेड है, राइट? या पेरेंट्स भी थोड़ा सा डिमोटिवेटेड बोल सकते हैं, या फिर उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे सर ये होगा, नितेश सर, कि हाउ शुड स्टूडेंट्स टेक अप दिस रिजल्ट एज, व्हाट शुड बी देयर लर्निंग्स फ्रॉम दिस रिजल्ट? जो भी उनका रिजल्ट आया, अच्छा आया है, खराब आया है, उनको उस रिजल्ट से क्या सीखना चाहिए, क्या, हाउ शुड दे टेक इट अप? थैंक यू निर्भय। देखो, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से बात को शुरू करना चाहूंगा। क्रिकेट का एग्जांपल लगभग सभी बच्चों को समझ में आता है। और रिसेंट जो अपनी इंग्लैंड और इंडिया की टेस्ट सीरीज हुई है, तो एवरीबडी वाज सेइंग कि विराट कोहली अपनी फॉर्म में नहीं है, इज नॉट स्कोरिंग रन्स। तो अगर उसका एग्जांपल अपन लें, सपोज विराट कोहली किसी एक इनिंग में फेल हो गया, ही डिड नॉट स्कोर गुड रन्स, तो क्या वो नेक्स्ट इनिंग आने से पहले क्या डिमोटिवेटेड रहेगा, या ही हैज टू फॉरगेट अबाउट द पास्ट एंड फोकस ऑन द नेक्स्ट अपकमिंग इनिंग? जब भी मतलब कोई भी अच्छा प्लेयर हो, डेफिनेटली कभी ना कभी ही कैन नॉट परफॉर्म अप टू द पोटेंशियल। सेम होता है स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत क्या है कि थोड़ी सी मेच्योरिटी कम होने की वजह से वो पिछले रिजल्ट के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं। लेकिन ये सही नहीं, अपन जानते हैं। पिछले को भूलो, सबसे पहला काम तो पिछले को भूलना होगा। वॉट एवर द रिजल्ट वॉज देयर, उसको भूलने के साथ साथ उसको एनालाइज करके जो जो मिस्टेक्स हुई हैं, फर्दर आगे जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है वहां पे उसको उन मिस्टेक्स को ओवरकम करना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, बच्चे बोलते हैं कि सर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आई शुड टेक वन मोर चांस, लेकिन मुझे डर है कि पता नहीं नेक्स्ट ईयर क्या होगा, हाउ विल बी द रिजल्ट, मैं नेक्स्ट ईयर क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मतलब रिसेंट की बात है, 1-2 साल पहले की बात है, ऐसा एक बच्चे से इंटरेक्शन हो रहा था मेरा। मैंने उसको एक एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा सपोज करो तुम्हारे पास एक पिस्तौल है और उस पिस्तौल में 6 गोलियां हैं, और सामने से एक शेर आ रहा है। तुमने 5 गोलियां उस शेर के ऊपर चला दी हैं और वो उसको लगी नहीं है। अब एक गोली बची है तुम्हारे पास। एक गोली बची है। अब तुम उस गोली से लास्ट चांस लोगे या तुरंत छोड़ के भागोगे? बच्चा बोलो सर मैं लास्ट चांस लूंगा। क्यों? आईआईटी के टाइम तो तुम ऐसा कह रहे हो कि सर जब एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में भी नहीं होगा सिलेक्शन। गोली के टाइम तुम ऐसा नहीं कह रहे हो। यू आर सेइंग कि यस सर मैं लास्ट चांस लूंगा और ज्यादा फोकस होकर लूंगा। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस इन जेई प्रिपरेशन आल्सो। जो आपके पास एक लास्ट चांस बचा हुआ है, यू हैव टू टेक दैट चांस, और उस चांस में यू हैव टू बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मोर फोकस्ड। रिजल्ट तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली। ग्रेट सर, ग्रेट एग्जांपल्स टेकन बाय, और रियली अब मेरे ख्याल से बच्चों को डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है उनको, क्या नहीं करना है आगे। बट लेट मी मूव ऑन टू आशीष सर। सर, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, जैसे अभी बच्चों का जेई मेन का रिजल्ट आ चुका है, दे नो देयर स्कोर्स, दे नो देयर प्रोबेबल रैंक्स, और अभी आने वाले टाइम में जेई एडवांस का भी रिजल्ट आ ही जाएगा बच्चों का। तो हाउ शुड स्टूडेंट्स बेसिकली डिसाइड कि मुझे ड्रॉप करना है या नहीं करना, बेस्ड ऑन देयर स्कोर और बेस्ड ऑन देयर मार्क्स एंड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन 2021, राइट? हाउ डू यू थिंक दैट द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डिसाइड कि मुझे रिपीट करना चाहिए या फिर किसी कॉलेज में चलो अब नहीं करना है, लेट्स टेक अ एडमिशन इन द कॉलेज एज सच? तो वो क्या, हाउ आर दे गोइंग टू डिसाइड दैट पार्ट, सर? Thanks, Nirbhay, for asking. I think मतलब this question has lot of मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी है हर बच्चे के लिए। अपन इंडिविजुअल लेवल पे बात कर सकते हैं। एक जनरल अगर व्यू अगर हम समझे तो देयर आर टू थिंग्स स्पेसिफिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ने कितनी अच्छी तैयारी की थी, स्पेशली फॉर दिस ईयर जेई एग्जाम। इफ यू हैड गिवन इट योर ऑल, है ना, सब कुछ आपने दे दिया, कर दिया, जो आपको प्रैक्टिस करनी थी, जो आपको एफर्ट लगाना था, आप सब
पूरा कॉन्फिडेंटली आपने एग्जाम दिया एंड देन यू स्टिल डिड नॉट स्कोर अ गुड रैंक एंड मे बी यू स्कोर्ड सम रैंक बियॉन्ड जहाँ पे आपको IIT में एडमिशन मिले, then it makes a lot of sense कि ठीक है यार, मतलब you accept what happened with you and take it to your chin, जो आपको कॉलेज मिल रहा है उसमें एडमिशन लो. For those guys who probably gave it their best, got a rank which varied from 5,000 to 20,000 maybe, है ना, उनके लिए थोड़ा सा टफ डिसीजन है, क्योंकि now they have to think about whether they should take another chance for getting into IIT, क्योंकि अब अगर उनकी beyond 10,000 रैंक है तो थोड़ा सा उनको अच्छा IIT में एडमिशन मिलना मुश्किल है. Then it becomes a individual call. उनको अगर ऐसा लगता है कि उनका जो पेपर गया उस दिन, they performed a lot of silly mistakes, they could have done much better, then they probably can take another chance of getting into an IIT, and it's worth it. See, it's worth it. So that's why they can go for it. Now going on to those students who didn't prepare anything, मतलब उनका बिल्कुल ये जो साल था इन्होंने जैसा भी किया, they didn't really give it their best, और मतलब ज्यादा सीरियसली नहीं ली पढ़ाई को, तो उनके लिए चाहे उनकी रैंक कैसी भी हो, मतलब इट्स देयर कॉल दैट इफ दे कैन ड्रामेटिकली चेंज देयर वे ऑफ स्टडीइंग, बहुत एफर्ट लगा सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड दे शुड फर्स्ट ट्राई टू मे बी डिवोट 7 to 8 hours of studies for probably next 15-20 days consistently, कि वो ऐसा कर सकते हैं क्या. अगर कर सकते हैं and they're willing to go for such type of schedule for the next 6 to 8 months, then probably it makes sense for them to take a drop. Otherwise, I don't think, अगर आप वो 2-3 दिन कर रहे हो पढ़ाई and then again you are coming back to your own ways of spending time, तो फिर it does not make a lot of sense, है ना. But for those guys who remain sincere, they can devote a lot of time for academics. It makes मतलब a common sense thing है फिर कि आप IIT में जाने के लिए कोशिश कर सकते हो एक और साल, क्योंकि दैट इज द ओनली चांस यू हैव गॉट. एग्जैक्टली. सो आई बिलीव सो बच्चे यहाँ पे समझ रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि ड्रॉप लेना है, तो जैसा कि सर ने बताया कि ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 2-3 दिन के लिए वो मोटिवेशन है, 2-3 दिन के लिए वो एनर्जी है, फिर उसके बाद वापस से अपना वही रिलैक्स हो गए और फिर लेजीनेस आ गया और फिर से वही उसी मोड में चले गए जिसमें शायद आप पहले थे और उसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई थी लास्ट ईयर में. तो वो मोड से आपको जरूर से बचना है बच्चों, और यू हैव टू बी कंप्लीटली फोकस्ड ओवर हियर. आपकी स्ट्रेटेजी शायद कुछ और डिफरेंट होने वाली है, राइट. तो मैं यहाँ पर हिमांशु सर से पूछना चाहूंगा, सर जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों ने डिसाइड कर लिया दे हैव टू प्रिपेयर फॉर जेईई, दे वांट टू टेक अ ड्रॉप एज सच, तो जो क्लास 12 के बच्चे होते हैं जिनका स्कूल वगैरह अभी होता है, जो भी 2021 में एग्जाम देकर आए हैं, उनका बोर्ड एग्जाम भी हुआ है, और जो ड्रॉपर्स होंगे अभी इस साल नेक्स्ट ईयर के लिए, क्या दोनों बच्चों में कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में डिफरेंसेस होते हैं? अगर होते हैं तो क्या होते हैं, और ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को कैसे वो ड्रॉपर वाला बच्चा क्या नई चीजें करेगा यहाँ पर, ताकि उसने जो क्लास 12 में जो मिस्टेक्स करी थी वो अब यहाँ पर ना कर सके? जी सर. बिल्कुल, थैंक यू सचिन. सबसे पहली बात कि एक्चुअली 3 कैटेगरी के बच्चे अपने पास ड्रॉप लेते हैं, अपन को वो समझना बहुत जरूरी है. जैसे एक वो बच्चे जिनको रैंक इंप्रूव करनी है, रैंक आ गई थी उनकी लेकिन वो रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं. सेकंड वो बच्चे जिन्होंने 12th के एंड में आते आते सीरियस हुए कि नहीं अब मैं शायद पढ़ाई करूंगा, और उन्होंने अपना 11th स्पॉइल कर लिया और वो बेटर स्कोर करना चाह रहे हैं. और थर्ड कैटेगरी होती है जो पहले 12th तक सोचते हैं कि बोर्ड पे फोकस करेंगे और फिर 1 साल पूरा डेडिकेट करके हम जेईई की तैयारी करेंगे. तो इन तीनों के लिए बेसिकली स्ट्रेटेजी एकदम अलग अलग होगी. जो बच्चा अपनी रैंक इंप्रूव करना चाह रहा है उस बच्चे को क्या करना चाहिए, उसको क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अच्छा इन क्वेश्चंस को मुझे और प्रैक्टिस करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करना है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम रह गई. और जो बच्चे 12th के एंड तक आते आते सीरियस होते हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स वीक छोड़ दिए. वो बच्चे एक बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं कि जो ऑलरेडी उनकी स्ट्रेंथ है उसी पे काम करते रहते हैं, उससे मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाले हैं. जो टॉपिक्स अपने वीक रह गए हैं या थोड़े से मीडियोकर कैटेगरी में आते हैं उन पे काम करना पड़ेगा. और जो बच्चे तीसरी कैटेगरी में आते हैं कि 12th तक सिर्फ बोर्ड पे फोकस करा और उसके बाद उन्हें फोकस करना है जेईई के एग्जाम पे, तो उन बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी टिपिकल होगी. उनको थोड़ा समझना पड़ेगा कि उनको अभी आइडिया नहीं है कि जेईई के एग्जाम के लिए किस मोड में हमें तैयारी करनी है, किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है. तो उनकी स्ट्रेटेजी विल बी डिफरेंट. उन्हें पूरी थियरी भी करनी है और क्वेश्चंस भी करने हैं. तो ये स्ट्रेटेजी बच्चों को इस तरीके से करना पड़ता है. और एक और चीज, जैसे 11th में अगर कोई बच्चा है तो उस टाइम पे उसको जेईई का इतना आइडिया नहीं होता है, लेकिन जो ड्रॉपर्स बैच है उसको जेईई का काफी आइडिया है. तो वो टीचर डिपेंडेंट थोड़े कम होके और सेल्फ डिपेंडेंट उनको ज्यादा होना पड़ता है. ये उनकी स्ट्रेटेजी का एक की पॉइंट होगा. What also I have observed is that
a lot of students, you know, they are probably जब फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं वो अपना, तो आइदर उनका केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं होता है, या उनका मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं होता है, या फिर फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से शायद उनका सिलेक्शन रुक गया होता है. सो आशीष सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता था जब आपने अपनी जेईई की प्रिपरेशन करी थी, जब आपने आईआईटी क्लियर किया, तो वाज इट लाइक कि एक सब्जेक्ट की वजह से ऐसा था कि शायद अगर मैं इसमें थोड़ा सा और एफर्ट मार लेता तो आपका तो हो गया सर, बहुत अच्छी रैंक आ गई थी आपकी, राइट? 200 कितनी सर, व्हाट वाज आईआईटी एआई रैंक सर इन जेईई? मेरी आई थी सर 313 थी, जेईई एडवांस में था, और स्क्रीनिंग बोलते थे उस वक्त मेन को, उसमें 226 थी. तो सर क्या आपके बराबर मार्क्स आए थे, लगभग इक्वल मार्क्स आए थे ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, या ऐसा कुछ था कि शायद वो थोड़ा सा किसी एक सब्जेक्ट में अगर और एफर्ट मार लेते? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो. आई थिंक 99.99% इफ नॉट 100% बच्चों के साथ एक सब्जेक्ट तो उनका वीक रहता ही है, और प्रोबेबली 100% लड़के जो हैं उनके लिए केमिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा सरदर्द रहता है. मैं इस पे आऊंगा हिमांशु सर से भी सजेशन लूंगा इसके बारे में सर. हाँ सर, बट पहले आशीष सर. यस, आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब मेरे टाइम पे प्रिपरेशन थी उसमें एक डिफरेंस था कि केमिस्ट्री को एक सिंगल सब्जेक्ट की तरह कंसिडर किया जाता था. राइट नाउ आई थिंक केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट टीचर्स बहुत हैं, और बहुत ही अमेजिंगली वो एक एक पार्ट को टैकल करते हैं. सो आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु कंसिडर केमिस्ट्री एज देयर वीक सब्जेक्ट, for them a special guidance for every part of chemistry is important. थोड़ा सा केमिस्ट्री के towards जो affection है वो तभी बढ़ता है जब उसमें interest बढ़ जाए. So I think for it is applicable for every subject, but especially for a subject which is, you know, so sought down कि this is like a weak subject for most of the students. तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आपको एक अच्छी guidance मिलनी बहुत जरूरी है. मतलब उसके लिए आपका मतलब commitment तो होना ही चाहिए, but interest फिर तभी develop होता है. So for me, I think what worked was when I was in 12th, I got really interested in organic chemistry, और तो वहां से फिर मेरी जर्नी मतलब you know बेटर हुई. केमिस्ट्री को लेकर मैंने बहुत एफर्ट लगाया, ऑल्दो उतनी अच्छी तो कभी भी नहीं हुई, बट स्टिल आई ट्राइड टू गेट इट टू अ पार लेवल. और यही मैं बच्चों को भी एडवाइस करता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपका एक सब्जेक्ट थोड़ा सा कमजोर हो, आपको वो उतना पढ़ने में अच्छा नहीं लगे, बट स्टिल अगर आपको एक अच्छा मेंटर या गाइड मिल जाए, आप उनके बताए हुए रास्ते पे चलो, उनके साथ चलो, तो ये हो सकता है कि आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट ना होके एटलीस्ट ऐसा सब्जेक्ट हो जाए जिसमें आप जो कट ऑफ है उससे रीजनेबली गुड मार्क्स उसके कंपैरिजन में ला सकते हो. एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, सो आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करो उस सब्जेक्ट को लेकर, और कहीं ना कहीं फिर वो कमिटमेंट तो आपको दिखाना पड़ेगा. इफ यू आर लैकिंग इन दैट, अगर आपको बताया जा रहा है, टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं, बट यू नॉट फॉलोइंग दैट, देन इट वोंट वर्क. बट इट विल डेफिनेटली वर्क इफ यू हैव गुड गाइडेंस, एंड दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इवन ड्रॉपिंग. और एक सेल्फ मोटिवेशन तो देखो हर बच्चे को चाहिए, बट एक अच्छी गाइडेंस इन योर वीक सब्जेक्ट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. सर कमिंग बैक टू हिमांशु सर, मैं भी खुद भी फेस करता था, केमिस्ट्री में बहुत इश्यूज होते थे मुझे, स्पेशली इन ऑर्गेनिक एंड इन इनऑर्गेनिक. फिजिकल तो थोड़ी सी मैथमेटिकल अप्रोच की होती थी, राइट? और मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चों का भी ऐसा रहता है, आई मीन शायद वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे उतना अच्छे से पढ़ते नहीं है, या फिर दे आर नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन दीज टू पार्ट्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. स्पेसिफिकली मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो सर क्या करना चाहिए? हाउ शुड द स्टूडेंट्स मतलब एंश्योर कि यार इस बार अगले अटेम्प्ट में मेरे केमिस्ट्री में तो सबसे कम मार्क्स नहीं आने वाले, या फिर केमिस्ट्री की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है? एक्चुअली सचिन, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये. तो मोस्टली देखो होता क्या है कि मैथ्स को लेके एक आइडियोलॉजी है कि मैंने अपनी तरीके से सॉल्व करा है उस क्वेश्चन को, तो बच्चे को अच्छा लगता है कि अच्छा मैं आंसर तक पहुंच गया और मैंने सोचा उसके बारे में. केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो लिटरेचर टाइप का है, कि इसमें कुछ थंब रूल्स हैं, जैसे तुम्हारे पास सफिक्स पहले आएगा, प्रीफिक्स बाद में आएगा, तो कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं. अब प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे को वो चीज ग्रास्प करने में काफी टाइम लग जाता है कि ऐसे कैसे, ये कैसे पॉसिबल है. लेकिन अगर उसी को अपन एक कंटेक्स्ट डालें मैथमेटिक्स से रिलेट करके, कि जैसे मैथमेटिक्स का एक चैप्टर उठाते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे फॉर्मूले हैं उसमें, बहुत सारे फॉर्मूले, उन्हीं फॉर्मूले को यूज करके तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने. लेकिन अगर एग्जैक्टली सेम रूल्स अगर केमिस्ट्री में मैं बोलूं कि केमिस्ट्री में पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं और तुम्हें उनको फॉलो करना है, तो वो एक माइंडसेट जो प्रॉब्लमेटिक है, अपन को उस माइंडसेट को चेंज करना है. और वो चेंज कब होगा? जब हम तीनों सब्जेक्ट्स को रिलेट करके पढ़ेंगे. देखो जेईई में सिर्फ केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 पार्टीशन जेईई कभी नहीं बोलता.
तो वो केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, उसमें तुम्हें इंटर रिलेट करना है कि ऑर्गेनिक में अपन कैसे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ लगा सकते हैं, या इनऑर्गेनिक के रिएक्शन में हम कैसे समझ सकते हैं कि कहाँ एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, कहाँ एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। तो अगर ये बेसिक थंब रूल्स हमें पता है तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को समझना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। काफी लॉजिकल टॉपिक्स हैं, आई एग्री 30% 40% याद करना पड़ेगा, लेकिन वो हर सब्जेक्ट में। और केमिस्ट्री जब तक बच्चा ये चीज समझता है कि केमिस्ट्री उसकी रैंक को इंप्रूव कर सकती है, तब तक काफी लेट हो जाता है। देखो अगर अपन बात करें जेई के स्टूडेंट्स की, तो उनमें सब में 90% बच्चों की मैं बात करूं तो सबका फिजिक्स और मैथ्स ही स्ट्रांग होता है। तीसरा सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री होता है वही रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट होता है। तो बच्चों को उस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा और उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो कमिंग टू, आई बिलीव बच्चों को यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई केमिस्ट्री में अगर आपको एकदम अगर मार्क्स लेकर आने हैं और उसकी केमिस्ट्री की वजह से अगर अपनी सिलेक्शन ताकि ना रुके, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट तो डेवलप करना ही पड़ेगा इन ऑल द पार्ट्स, दैट इज फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एज सच ओवर हियर। बच्चे पूछ रहे हैं सर कि नितेश सर स्पेसिफिकली कि मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी उतनी ज्यादा नहीं होती है वैसे तो, जैसा कि जितना मुझे ध्यान आ रहा है मैथ्स में उतनी ज्यादा थ्योरी नहीं होती है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री, डेफिनेटली, राइट। बट क्या अप्रोच होनी चाहिए बच्चों की व्हेन दे आर टेकिंग अ ड्रॉप? आई मीन टू से, क्या बच्चों को ज्यादा टेस्ट और प्रैक्टिस वगैरह में टाइम डिवोट करना चाहिए? स्पेसिफिकली मैं मैथ्स की बात करना चाहूंगा अगर, या फिर उनको शुरू से पूरी एंटायर जो भी थ्योरी है मैथ्स है उसको पूरा पढ़ना चाहिए, जैसे कि जो भी उन्होंने पहले मिस किया हुआ होगा पहले। सो व्हाट शुड बी देयर स्ट्रेटजी टू स्टडी मैथमेटिक्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस न्यू एकेडमिक सेशन? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, मतलब सभी स्टूडेंट्स को मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि 11th-12th में मैंने अच्छे से कोचिंग कर ली है, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ फॉर एनी रीजन, लेकिन मैंने 11th-12th में कोचिंग अच्छे से कर ली है और वो मेरे पास नोट्स और स्टडी मटेरियल सारा अवेलेबल है, तो मैं सेल्फ स्टडी करके एक साल रिपीट करूंगा। दैट इज ए रियली रियली ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि रेगुलरिटी नहीं आ पाती है, किसी भी फॉर्म में रेगुलरिटी नहीं आ पाती है, और जो आपके कुछ टॉपिक्स वीक थे वो वीक ही रह जाते हैं। तो सबसे पहला मेरा सजेशन ये है कि यू शुड ज्वाइन अ प्रॉपर मतलब एक अच्छे सिस्टम को, एक अच्छे सेट ऑफ फैकल्टीज के साथ आपको ज्वाइन करना चाहिए। और डिपेंडिंग ऑन, जैसा पहले आशीष सर ने भी बताया कि डिपेंडिंग ऑन योर करंट परफॉर्मेंस इट विल डिपेंड। अगर आपके कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ज्यादा है कि सर ठीक है, मतलब फॉर्मूला मुझे याद होता है लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको फिर लेक्चर में आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि टीचर आपको कैसे आपकी अप्रोच बिल्डअप करवा रहा है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में देयर आर नंबर ऑफ फार्मूलाज, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कैसे उसको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके फिर फॉर्मूला फिट करना है, ये अप्रोच आपको टीचर से सीखनी पड़ेगी अगर आपके कंसेप्चुअल पार्ट वीक है तो। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हो सकते हैं जो सर कंसेप्चुअली आई एम ओके, मतलब मुझे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, आई नो ऑल द फॉर्मूलाज एंड ऑल, लेकिन मैंने लास्ट ईयर थोड़ी सी प्रैक्टिस कम करी थी और शायद वही मेरा कारण है जेईई में सिलेक्ट ना होने का। तो ऐसे स्टूडेंट्स को द कॉन्सेप्चुअल और द थ्योरी पार्ट विल टेक ए बैक सीट और प्रैक्टिस वाला पार्ट विल टेक द फ्रंट सीट। दैट शुड बी द अप्रोच। ये बेसिकली डिपेंड करेगी स्टूडेंट की किस लेवल की प्रिपरेशन रही है इन द प्रीवियस ईयर और किन चीजों पे वो वीक रहा है इन द प्रीवियस ईयर एज ऑफ नॉट नाउ, राइट? दैट्स गोइंग टू डिफाइन। हिमांशु सर ने भी पहले पॉइंट आउट किया कि जो आपके वीक टॉपिक थे वो आप अब उनको स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सपोज देयर आर 10 चैप्टर्स इन द एंटायर मैथ सिलेबस, सपोज एग्जांपल लेते हैं, तो 5 मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, जो स्ट्रॉन्ग है उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस वाला काम ज्यादा करूंगा, जो वीक है उनमें पहले कंसेप्ट बिल्डिंग और थ्योरी वाला पार्ट, फिर उसके बाद प्रैक्टिस वाला पार्ट। प्रैक्टिस तो होनी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके कॉन्सेप्ट्स जो वीक रह गए हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। आशीष सर, इज इट गोइंग टू बी द सिमिलर अप्रोच फॉर फिजिक्स एज वेल, जिसकी लेट्स से कि मैं फिजिक्स में अब मैं क्या अप्रोच रखूं for the next entire year for the repeater batch as such? I think नितेश सर ने काफी अच्छे से इसमें जो समझाए पॉइंट्स रखे हैं, they are valid for physics as well. Because what happens is in physics, अगर मैं JEE Advanced की बात करूं तो most of the times you get multi concept questions, है ना? So ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा सवाल बन जाएगा, हो सकता है उसमें 5-6 कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो। So अगर बच्चे को उसमें किसी एक में भी कम क्लैरिटी है, then probably there is a very good chance that he will make a mistake in that, या वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा उस क्वेश्चन को। So what happens is for those guys who are taking a drop, उनको बेसिक आइडिया है, बेसिक नॉलेज है, बट अब जब उनको एडवांस लेवल पे जाना है तो उनको उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स सभी में क्लैरिटी होनी चाहिए और उनके ऊपर जो भी वेरिएशंस आने हैं उनको प्रैक्टिस करनी है। सो
the idea is yes to cover all the concepts quickly during the classes and then probably bank on practice. मतलब आप बार बार थ्योरी पढ़ के अगर आप सिमिलर वेन में जैसे आप 11th-12th में करते थे वही करोगे तो शायद आपका उतना ग्रोथ नहीं होगा. तो ये मोस्टली माइंडसेट चेंज है. जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली आपको ज्यादा ही करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू द लास्ट टाइम यू डिड. एंड ऑब्वियसली जो स्टडी मटेरियल जो आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक, उसको अगर आप रेगुलरली करोगे, होमवर्क को करोगे, देन द ग्रोथ ऑफ you in a subject would be much better, and especially physics. Himanshu sir, one last message from your side that you would want to give to all the students who are deciding to prepare for JEE 2022. Either वो class 12 के बच्चे हो सकते हैं या repeater बच्चे हो सकते हैं. What do you think would be, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं? अब तो इस बार कुछ भी नहीं छोड़ना है हमको अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में. एग्जैक्टली. तो सचिन, इसमें सबसे पहले तो मैं बच्चों को एक ये मैसेज देना चाहूंगा कि ये तुम्हारा इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए ड्रॉप करने का. किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस डिसीजन नहीं होना चाहिए, वरना कभी भी 100% माइंड के साथ 100% हार्ट के साथ इसमें अपन डेडिकेशन डाल ही नहीं पाएंगे. रही बात डेडिकेशन डालने की, तो सी इट एज योर लास्ट चांस. जेई एडवांस अपन वापस से नहीं दे सकते हैं, जेई मेंस हम फिर भी वापस से दे सकते हैं. तो आईआईटी के गेट खुलने के लिए दिस इज योर लास्ट ईयर. तो वो आईआईटी का गेट अगर तुम्हें खोलना है, so this should be your last effort, this should be your last hammer. That's it. That's my message for these students. Ashish sir, coming back to you, what do you think जो बच्चे हैं अभी अपने जो जेई की तैयारी, हालांकि अभी सितंबर चल रहा है, ठीक है, अभी बहुत कम टाइम बचा है. इफ यू लुक इनटू द 2022 अटेम्प्ट्स, मतलब मेरे ख्याल से जनवरी में या फरवरी में तो फर्स्ट अटेम्प्ट हो ही जाएगा जेई मेंस का, तो बहुत कम टाइम बचा है अभी एज ऑफ नाउ. तो अकॉर्डिंग टू यू बच्चों को क्या चाहिए अभी? व्हाट आर द की इंपॉर्टेंट थिंग्स that every JEE student must have? जो बच्चा JEE 2022 की तैयारी कर रहा है उसके पास क्या क्या चीजें होनी ही चाहिए for his next attempt? I think the most important जो कि एक ड्रॉपर बच्चे को चाहिए वो है एक गाइडेंस. मतलब we over emphasize guidance in 11th कि मतलब 11th में बच्चा मानता नहीं है ना, गाइडेंस आप कितनी भी दे दो, he does not understand it completely because he is new to it. मतलब and we can understand, मतलब जो चाइल्ड साइकोलॉजी है 10th के बाद आप 11th में कितना ही बोल दो शायद उसको उतना फर्क नहीं पड़ता as compared to when he is dropping. So when he gets a good guidance, तो वो probably जो भी उसको टीचर्स गाइड करते हैं तीनों सब्जेक्ट में, वो उनकी हर बात को फॉलो करने की 100% कोशिश करेगा. बिकॉज जैसे हिमांशु सर ने बोला उसका लास्ट अटेम्प्ट है, उसका लास्ट चांस है कि वो आईआईटी में जा सके, और ही अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ इट बिकॉज ही हैज सीन फेलियर इन 12th. सो मुझे ऐसा लगता है 13th के बच्चों के लिए गाइडेंस, परफेक्ट गाइडेंस मिलनी बहुत जरूरी है. एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए इन सच अ एनवायरनमेंट जहां पे उसको प्रायोरिटी पे रखा जाए, उसकी नीड्स को प्रायोरिटी पे रखा जाए जी. क्योंकि हमें पता है कि लाइक मेन उसका कब होने वाला है, एडवांस उसका कब होने वाला है, उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए. तो वंस ही गेट्स दैट काइंड ऑफ गाइडेंस, आई थिंक थिंग्स डू गेट रियली सॉर्टेड आउट. और उसके अलावा एक उसका जो एनवायरनमेंट है घर का, अब वो जहां कहीं भी पढ़ रहा हो, दैट शुड बी कंड्यूसिव फॉर प्रिपरेशन. अगर वहां पे उसका एनवायरनमेंट पढ़ाई को लेकर कंड्यूसिव नहीं है तो इतने कम ड्यूरेशन में इतना सिलेबस कवर नहीं कर पाएगा. सो ही मस्ट बी अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, बी इट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, होम से रिलेटेड हो, फ्रेंड्स से रिलेटेड हो. उस डिस्ट्रैक्शन से उसको 6-8 महीने तो दूर रहना ही पड़ेगा, तभी वो इतने छोटे ड्यूरेशन में इतना वास्ट सिलेबस कंप्लीट कर पाएगा. दैट इज द ओनली वे आउट. Absolutely correct, sir. Coming to Nitesh sir, would you like to give some message to all the aspirants of JEE 2022 कि उनको किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए as such? देखो कैसे पढ़ाई करनी है, पिछले साल क्या गलतियां करी है उनको कैसे सुधारना है. ऑलमोस्ट मतलब लगभग हर बच्चे को पता है कि मुझे पढ़ाई कैसे करनी है. जो टफेस्ट जो पार्ट है ना, मतलब मैं जो सजेशन देना चाहूंगा बच्चों को वो ये है, जो मेरे फादर ने मुझे लाइफ टाइम के लिए एक बहुत बड़ा सजेशन दिया है कि जब भी डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही हो ना, तो जो काम करने में जोर आ रहा है, मतलब देसी भाषा में बोलूं, जिस काम को करने में जोर आ रहा हो ना, वो वाला डिसीजन ले लेना, वो हमेशा सही निकलेगा. ओके. तो अभी जो मतलब इट इज वेरी वेरी इजी कि यार मेरा रिजल्ट खराब आया है तो मुझे जिस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है वहां पे एडमिशन ले लेता हूँ, बाद का बाद में देखा जाएगा. नहीं, आज जो आप डिसीजन लोगे, दिस डिसीजन इज गोइंग टू डिसाइड द नेक्स्ट 5 years ऑफ योर लाइफ, और उसके बाद की लाइफ भी आज के डिसीजन पे बहुत ज्यादा बेस्ड रहेगी. तो राइट नाउ डिफिकल्ट डिसीजन कौन सा है? रिपीट करने वाला. तो टेक अनदर चांस, रिपीट करो और पूरी एनर्जी के साथ रिपीट करो. डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा. जो मन में डर है कि यार रिजल्ट इंप्रूव होगा या नहीं होगा,
तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जितने भी बच्चों को मैंने जितने भी रिपीटर्स बच्चों को पढ़ाया है, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट मुझे ऐसा मिला जिसका रिजल्ट इंप्रूव ना हुआ। आई थिंक आशीष सर और हिमांशु सर अग्री करेंगे कि रिपीट करने पर डेफिनेटली रिजल्ट इंप्रूव होता ही होता है, क्योंकि मेच्योरिटी बहुत ज्यादा आ चुकी होती है बच्चे में। आई थिंक सर इसमें एक इम्पोर्टेंट और फैक्टर भी जाता है, बच्चों को मेरे ख्याल से इंटरेस्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। अगर आप बिना, सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि मन तो है, मोटिवेशन तो है कि रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रैंक आ जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आफ्टर रिपीटिंग, बट बच्चों अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप शायद पूरे साल भर उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू अस कि आप अगर इंटरेस्ट है, इफ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड फॉर स्टडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो आप डेफिनेटली ड्रॉप ले सकते हैं अगर आपका रैंक, अगर आपका रिजल्ट इस बार अच्छा नहीं आया है तो। राइट सर, एम आई करेक्ट? बिल्कुल। ठीक है। सो थैंक हिमांशु सर ने भी पहले बोला था कि अगर आप किसी और से इन्फ्लुएंस होकर रिपीट कर रहे हैं, देन दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड डिसीजन। आपके खुद के इंटरेस्ट से आप डिसाइड करोगे तो इंटरनल मोटिवेशन ऑलवेज बना रहेगा पूरे साल। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, थैंक यू नितेश सर। So with this note, I would like to also announce about the repeaters batch that we are going to start off in this particular month for all the JEE 2022 aspirants जिन्होंने अभी JEE 2021 दिया था। By any chance, if you are not able to clear JEE Main or JEE Advanced with good ranks, you can definitely join our batch, जहाँ पर आपको ये सारे टीचर्स पढ़ाएंगे। नितेश sir is going to teach you mathematics, Ashish sir is going to teach you physics, Himanshu sir is going to teach you chemistry as such। तो ज्वाइन करिए बच्चों अपने कोर्स को, एंड आई बिलीव सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कम अप विद द फ्लाइंग कलर्स इन 2022। थैंक यू ऑल द टीचर्स, हिमांशु सर, आशीष सर एंड नितेश सर फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप। आई बिलीव सो यहाँ पर इस वर्कशॉप के थ्रू ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स को बट पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा गाइडेंस मिला होगा कि अपने बच्चों के लिए कि अब उनको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो किस माइंडसेट के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए टू टेक द ड्रॉप। So thank you everyone. Thank you all the teachers. Thank you, Nirvan. Thank you, sir. Thank you. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.